ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हमारे आरआरबी जेई जो एग्जाम होने वाला है अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे उसका कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। और उसको स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आप लोग को ये नोटिस मिल चुका होगा कि हमारा जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, आरआरबी जेई CBT 2, CBT 2 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो क्या हैं, ये टेंटेटिव डेट है। ये जो टेंटेटिव डेट आरआरबी के द्वारा रिलीज़ की गई है, ये अराउंड क्या है, 20 मार्च है। ठीक। तो आज से एग्जैक्टली आपके पास कितना दिन है, वैसे तो 28 डेज़ के अराउंड है। तो आपके पास 28 डेज़ है और आप इस 28 डेज़ में क्या कर सकते हो, आप इन 28 डेज़ में रिविजन कर सकते हो, है ना, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक दीजिए, बस हो जाएगा सब चीज़ें, है ना। अब हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, जिसमें कि हम लोग का रहेगा इल्यूमिनेशन, जिसमें रहेगा हीटिंग, जिसमें कि रहने वाली वेल्डिंग, जिसमें रहने वाला है ट्रैक्शन। ये चार वाले जो पार्ट है हमारे, जिसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और सेशन में लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड हाउस वायरिंग। ठीक। एक सेशन लेके आऊँगा इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर, कि कौन से इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं, उसमें थ्योरी भी रहेगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा उसमें। ठीक है ना। तो जो ऐसे मिसलेनियस का टॉपिक है, जिसको बच्चा ढूंढता है, जिसको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाते हैं, समझ नहीं आता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बुक्स देखने जाओगे आप तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है बुक्स में, हर चीज़ हमारे काम की नहीं है ना। चलो, तो जो हमारे काम का है उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई पहला क्वेश्चन, लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाई। देखो, अब जो लैंप होते हैं वो हमारे कई टाइप के हैं, डिस्चार्ज टाइप के लैंप हैं, फिर हमारे पास फिलामेंट वाले, एलिमेंट वाले लैंप हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्चार्ज लैंप जो रहते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग किस में यूज करते हैं, ये हम लोग फिलामेंट लैंप में यूज करते हैं। ठीक है ना, फिलामेंट वाला टंगस्टन फिलामेंट लैंप में हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। बट यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन किसी गैस में, कोई वेपर, हम लोग सोडियम वेपर हो गया, है ना, ये जो हमारे लैंप्स हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसका आयोनाइजेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर गैस का, उसके या फिर उसके वेपर का। ठीक है ना। चलो, देखो क्वेश्चंस जो हैं इसी टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा क्या, तो नहीं भाई, जैसा करवा रहा हूँ उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। विच गैस इज समटाइम यूज्ड इन फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप अभी मैंने आपको डिस्कस किया किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट रहता है, उसको हम लोग गर्म करते हैं, तो वो गर्म होता है, और जो उसका जो हीट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर, तो उस वजह से जो वो क्या होता है, एकदम ग्लो करने लग जाता है। ठीक। तो उसके अंदर जो हमारा ये बल्ब हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, ऐसा जो बल्ब रहता है उसके अंदर हमारा ऐसे फिलामेंट लगा हुआ है, तो ये इसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है। ठीक। कौन सी गैस होती है, आर्गन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, इसको तो आप लोग साफ साफ क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, बट मतलब जो कंफ्यूजन हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा किसमें, भाई क्या इसका आंसर आर्गन है या नाइट्रोजन है। ठीक। तो आंसर हमारा क्या है इसका, तो हमारा इसका आंसर आता है क्या, आर्गन। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लोग इसी को गलत करते हैं। ठीक है, क्या है आंसर, आंसर है हमारा आर्गन। क्लियर है, नाइट्रोजन हम लोग यूज नहीं करते उसके अंदर। इनर्ट गैस क्या करता है, इनर्ट गैस का काम क्या है, तो भाई जो इनर्ट गैस हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये है हमारा आर्गन जो है, ये बेसिकली क्या है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है। इनर्ट गैस क्या करता है, जो टंगस्टन फिलामेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टंगस्टन फिलामेंट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक ले जा देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो इवोपरेशन रहता है मटेरियल का, जो टंगस्टन फिलामेंट का इवोपरेशन होता है, उसको वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या रहता है, सेफ और सिक्योर रहता है, इस वजह से यूज करते हैं। तो दो चार क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहली बात क्या, क्वेश्चन ये हो गया कि भाई कौन सा गैस यूज करते हैं, तो आर्गन यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आर्गन नहीं लिखा रहेगा तो क्या है भाई, तो हम लोग यूज करते हैं कोई भी इनर्ट गैस। ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये बन गया कि क्यों यूज करते हैं इनर्ट गैस,
टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ टंगस्टन। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ सोडियम लैंप इज स्विच्ड ऑन इनिशियली द कलर इज, देखो हम लोग सोडियम वेपर लैंप जान रहे हैं, सुंदर वाला कलर कोई सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक, हम लोग सोडियम वेपर लैंप को जान रहे हैं, सोडियम वेपर लैंप। जो लोग अराउंड जो अपने मतलब 25-28 प्लस हैं, वो लोग अपने चाइल्डहुड में या फिर अभी भी बहुत सारी जगहों में आप स्ट्रीट लाइट में देखोगे येलो कलर की लाइट जलती रहती है ना, तो सोडियम वेपर लैंप ही रहता है वो। ठीक, तो सबको क्या आंसर लगेगा भाई? सोडियम वेपर लैंप है। सोडियम वेपर लैंप किस कौन से कलर का होता है? येलो कलर का ग्लो करता है, हमको येलोइश सा नजर आता है। जो स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं, जो हाईवेज दिखते हैं, वो येलोइश से नजर आते हैं। बट क्या ये सही आंसर है क्या? तो नहीं। क्वेश्चन में क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उसने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तब कौन से कलर का रहता है। तो सोडियम वेपर लैंप को जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा कहना चाहिए टाइम लेता है अपने फुल पोटेंशियल पे ग्लो होने के लिए। ठीक, तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको उसमें पिंक या रेड कलर का, कौन सा कलर भाई? पिंक और रेड, जो भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो इनिशियली ये ग्लो करता है पिंक और रेड कलर का। ठीक, जब ये सोडियम मटेरियल, जो सोडियम मेटल हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है, जब ये सोडियम मेटल क्या हो जाएगा? हीट अप हो जाएगा, प्रॉपरली वार्म अप हो जाएगा। सो वार्म अप होने पे थोड़ा समय लगता है। अगर वो प्रॉपरली वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो कुछ समय बाद जो है वो एमिशन किस कलर का देना स्टार्ट करेगा? फिर वो एमिशन देगा अपने को येलो कलर का। क्लियर? समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यार। अगर उसने एक पर्टिकुलर वर्ड इंक्लूड कर दिया इनिशियली, अगर इनिशियली इंक्लूड हुआ, दिस मींस दैट द आंसर विल बी ईदर रेड और पिंक, विच एवर इज अवेलेबल इन द ऑप्शन। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला है कि भाई इनिशियली नहीं है, सोडियम वेपर लैंप जब चालू होगा तो कौन सा कलर देता है? तो येलो कलर देता है, लेकिन थोड़े समय बाद। ठीक है ना? तो दो क्वेश्चन अपन ने यहां से भी देख लिए। चलो अगला बोल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप समटाइम्स द व्हील ऑफ रोटेटिंग मशीनरी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। देखो जो फ्लोरोसेंट लैंप हमारे घर में हम लोग यूज करते हैं, चाहे आप पुराने समय के ट्यूबलाइट ले लो, CFL ले लो, है ना, इसके अंदर हमको क्या लगता है? कोई भी चीज जैसे अगर गोल घूम रही है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, हमको ऐसा लगता है कि चक्का जो घूम रहा है वो ना स्टेशनरी है। मीन्स या तो हमको उसकी स्पीड काफी कम नजर आएगी, या लगेगा कि वो स्टेशनरी है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, बाकी तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो उतने कंफ्यूजिंग नहीं है, बट एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस वो फ्रेम कर सकते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग से लगने लगे। तो यहाँ के लिए फिलहाल आंसर क्या है हमारा? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। आंसर क्या है हमारा? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक, अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपको इस पे बन सकता है कि वो कौन सा लैंप है जिसके अंदर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? वो कौन सा लैंप है जिसके अंदर आपको, जब आप उसको चालू करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पे आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा? वो लैंप है हमारा क्या? फिलामेंट लैंप, इंस्टेंट फिलामेंट लैंप, या आप इसको क्या बोलते हो? इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है ना? तो इनकैंडेसेंट लैंप जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, उसके अंदर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, डज नॉट ऑकर। ठीक, दो क्वेश्चन यहां से हो गए। क्लियर? तो पहला ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि आपको स्टेशनरी नजर आए, स्लो भी नजर आ सकता है। जितना आपको जितने स्पीड से मूव कर रहा है उससे कम स्पीड आपको नजर आएगी। दूसरी चीज, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं हमारे, जो कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप है बेसिकली, उसके अंदर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट वो नहीं देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लिकरिंग इफेक्ट या सॉरी फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट। देखो हमारा जो फ्लोरोसेंट लैंप है, या आप कह लो CFL हो गया, या हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी रहती है, उसके अंदर जो फ्लिकरिंग होती है ना, स्टार्ट करते हैं, चोक है, स्टार्टर है, दो सब चीज उसमें चीजें लगी हुई है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि चोक का क्या काम है, स्टार्टर का क्या काम है। ठीक, फिलहाल के लिए बोल रहा है कि जो उसका जो फ्लिकरिंग इफेक्ट है वो ज्यादा कहाँ ज्यादा है? मोर प्रोनाउंस्ड है, ज्यादा उसका इफेक्ट ज्यादा कहाँ हमको देखने को मिलता है? तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, जो हमारा नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि यहाँ पे तो रेडियस वगैरह लगी हुई है, लेकिन जैसे किसी घर में अगर CFL वगैरह होगा
या ट्यूबलाइट होगी, तो वो ना आपको ना अराउंड 100 से 120 हर्ट्स इस पे वो फ्लिकर करता है। ठीक, अब क्योंकि ये इस इतने पे काम करता है, 100 से 120 हर्ट्स पे काम करता है, तो ये क्या होता है, अननोटिसेबल होता है, हमको नजर नहीं आता, हमको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाएगा, जैसे क्या होगा, ये लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाएगा, तो वहां पे आपको वो एक फ्लिकरिंग सा इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? हायर फ्रिक्वेंसीज पे जाएगा कोई इशू नहीं है भाई, लेकिन अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाओगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लिकरिंग इफेक्ट देखना को मिलेगा। क्लियर? दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए कि फ्लोरेसेंट लैम्प जो है उसके अंदर वो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है इन जनरल, है ना, इन जनरल कितनी होती है, तो 100 से 120 हर्ट्स के लमसम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसीज काफी कम हो जाएंगी तो आपको फ्लिकरिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको परेशान करेगा, है ना। जैसे कि फ्लिकरिंग इफेक्ट कैसा होता है, जैसे कि आप ना अपने एलईडीज के नीचे पंखा लगा दो, पंखा जोर से घूमता है तो फ्लिकर सा करता है ना रूम के अंदर, वो अनोइंग सा अनोइंग लगता है हमको, वही चीज की बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था आपके चौक के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए चौक इन अ ट्यूबलाइट इज, किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? टू, क्लाइमेट नहीं है ये, एलिमिनेट होगा, टू एलिमिनेट कोरोना इफेक्ट, टू एलिमिनेट कोरोना इफेक्ट, टू अवॉइड रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो इंटरफेरेंस। देखो रेडियो इंटरफेरेंस रोकने के लिए तो हम लोग चौक का यूज नहीं करते, इसके लिए हम लोग ने अलग से कैपेसिटर लगाया रहता है। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो इसके अंदर जो रेडियो इंटरफेरेंस है इसको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अलग से कैपेसिटर लगाते हैं। टू इम्प्रूव पावर फैक्टर नहीं भैया, चौक जो है वो तो खुद ही क्या करता है, हमारे पावर फैक्टर को काफी रिड्यूस कर देता है ना। तो चौक का काम क्या बच गया फिर, चौक का काम रह गया हमारे पास कि चौक करेगा, ऑप्शन नंबर डी का काम करेगा, मतलब टू लिमिट द करंट। कैसे? क्योंकि चौक क्या होता है, चौक तो यही होता है। ठीक, चौक ये है, इसकी वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा, रेडियो इंटरफेरेंस होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। तो वही मैंने बताया, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि किसी ट्यूबलाइट के अंदर रेडियो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भाई हम एक कैपेसिटर लगाते हैं उसमें। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि क्या बोलते हैं, जो हमारा चोक है वो बेसिकली है क्या, तो चोक इज नथिंग बट एन इंडक्टर, चोक इज नथिंग बट एन इंडक्टर। और चोक का काम क्या है, तो चोक का काम है टू लिमिट द करंट टू अप्रोप्रिएट वैल्यू, करंट को लिमिट करने का काम है इसका। ठीक, तो ये तीन चीजें, हमारे तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए, है ना। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको आया इसका आंसर बता दिया, ए इसका आंसर बता दिया, बी बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन देख लो यार, क्या है अगला क्वेश्चन है, अब फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। देखो जो हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब रहता है उसको हम लोग किस पे ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ एसी पे कर सकते हैं, सिर्फ एसी या सिर्फ डीसी पे कर सकते हैं, या दोनों पे कर सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब को आप किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाई, इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन एसी एज वेल एज डीसी। बट अगर आप इसका यूज डीसी में करोगे ना, तो इसकी जो लाइफ है, डीसी में यूज करोगे ना, तो इसकी लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन ड्रॉप्स बाई 80%। मतलब अगर कोई फ्लोरोसेंट ट्यूब है, फ्लोरोसेंट लैंप है, वो वर्क कर रहा है एसी में, और हम लोगों ने उसको यूज किया, उसकी लाइफ है 100 आवर्स की, तो अगर मैं उसको डीसी में यूज करूंगा, सेम उसी को, सेम चीज को, सेम हमारा ट्यूब को डीसी सप्लाई दूंगा, तो उसकी जो लाइफ है ना वो कितनी हो जाएगी, वो 80 आवर्स हो जाएगी। तो सॉरी 80 आवर्स कम हो जाएगी, 20 आवर्स रह जाएगी। क्लियर? 80% कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हम लोग ने एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया, दूसरा हम लोग ने ये बात डिस्कस किया। चलो, द कलर ऑफ अ लाइट डिपेंड्स ऑन, आपके जो हमारे घर में लाइट्स हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स जनरेट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इंटेंसिटी सब पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। आपको एग्जाम में और चीज क्या ध्यान रखनी है, आपके जो विबग्योर है, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ऑलरेडी आप इसको किस में पढ़े होगे, तो आप लोग ऑलरेडी इसको फिजिक्स में पढ़े होगे, ऑप्टिक्स चैप्टर में। फिजिक्स कहाँ, ऑप्टिक्स।
ठीक है, बता दिया। कहाँ पे पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में पढ़े होगे। इसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना वेवलेंथ है, ठीक, और उस वेवलेंथ की क्या यूनिट है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी आप वहां जान रहे होगे, इस वजह से नहीं बता रहा। आगे क्वेश्चन है, जहां पे आएगा वहां फिर बता दूंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 डन। द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, देखो वेल्डिंग में जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं ना, उसके लिए हमको एक खास रिक्वायरमेंट है। क्या? वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में हमको जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज उतनी हाई नहीं चाहिए रहती है, वोल्टेज का रिक्वायरमेंट उतना हाई नहीं है। लेकिन जो करंट होती है, करंट क्या होनी चाहिए हमको, काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें आप क्या करोगे, आपके करंट को आप इंक्रीज कर सकते हो? तो ट्रांसफार्मर भाई जिसमें हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे वो होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, वोल्टेज कम रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा बट करंट की वैल्यू क्या रहेगी, काफी ज्यादा रहेगी। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है हमको? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं कहीं पे भी, कोई भी आपको वेल्डिंग की बात आए वहां पे आप कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई सिंपल एक लाइन का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट्स कैन गिव हाईएस्ट टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस हीटिंग। देखो जब हम लोग हीटिंग की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग कौन से मटेरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि हमको क्या देगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी वो वर्क करने को रेडी रहेगा। तो कॉपर है क्या? नहीं है भाई। निकल कॉपर है क्या? तो वो भी नहीं है। नाइक्रोम और सिलिकॉन कार्बाइड, इस दोनों पे हमारा क्या है, इस पे हम लोग का मतलब क्या कहना चाहिए कि अरे कंफ्यूजन यहीं पे है हमारा, है ना, कंफ्यूजन हमारा यहीं पे है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे वर्क करने को रेडी रहता है, नाइक्रोम तो हम लोग ने बहुत बार सुना है, सिलिकॉन कार्बाइड काफी कम सुनते हैं। बट जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कितने टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो, तो ये अराउंड ना 1200 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से आप इसको 1600 तक के यूज कर सकते हो, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के, ठीक। अब देखो इसमें एक और चीज होती है, इसमें एक और चीज होती है, जैसे ही आप इसको ना मतलब लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचाओगे ना, तो सिलिकॉन कार्बाइड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। और ये प्रोटेक्टिव लेयर इसको फर्दर और हाईयर टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करने के लिए सुटेबल बनाती है, ठीक। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग में? तो आंसर होगा सिंपली सिलिकॉन कार्बाइड। कितने हाई तक के यूज कर सकते हो, तो आप इसको 1200 से लेके कहां तक जा सकते हो, 1600 तक जा सकते हो। 1200 पे क्या होगा, तो भैया 1200 पे इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होगी, और वो क्या करेगी, इसको फर्दर हेल्प करती है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करने में। क्लियर? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्यूमिनेशन इज ट्रू। इल्यूमिनेशन के ऊपर मतलब ये बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा ट्रू है? If the distance from the source double, the illumination becomes half, ठीक है। इल्यूमिनेशन तो को देखो इतना सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इल्यूमिनेशन को आप किससे डिनोट करते हो, तो इल्यूमिनेशन इज डिनोटेड बाय ई। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आई से। आई इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आई इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। बट ई क्या होता है, ई होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन फॉर्मूला सिंपल, आई बाई ए, ठीक। पाई क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स फाई। ल्यूमिनस फ्लक्स फाई क्या होता है भाई, तो ल्यूमिनस फ्लक्स फाई होता है क्यू बाई टी। क्यू क्या चीज है, क्यू है हमारा ल्यूमेन आवर, क्यू इज ल्यूमेन आवर, ठीक है। ये होता है हमारा इल्यूमिनेशन।
इल्यूमिनेशन में पहला बोल रहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स डबल द इल्यूमिनेशन रिड्यूसेस टू 1/4। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ग्रेटर द इल्यूमिनेशन बेटर द वन सीज। ठीक भाई। द फाइनर वर्क द लेस रिक्वायर्ड द इल्यूमिनेशन। फाइन वर्क में, छोटे वर्क में हमको इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ लॉज पढ़ते हैं, उसमें से एक लॉ हमको बोलता है कि इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और हमारा जो भी लाइट का सोर्स है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक। अगर मैं कहूं कि मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिस्टेंस मैंने अगर डबल कर दिया है, इफ द डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस मैंने डबल किया, यहाँ पे 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो आंसर विल बी 1/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और क्या है इसका दूसरा एक होता है, दो लॉ है ना, E is inversely proportional to 1/r square, E is directly proportional to I. I, what is I? I is luminous intensity. I is luminous intensity। सबका क्या यूनिट होता है, सबका क्या फॉर्मूला होता है, सबके ऊपर क्वेश्चन है, आएगा धीरे धीरे, सब हम लोग देखने वाले हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछने वाला है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन इंडक्शन हीटिंग द डेप्थ अप टू विच द करंट विल पेनिट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू। इंडक्शन टाइप की हीटिंग होती है हमारी, डायरेक्ट हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। तो इंडक्शन टाइप की हीटिंग है, वो डेप्थ बताओ हमको जहां तक करंट पेनिट्रेट कर जाएगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो डेप्थ जो है, जो डेप्थ है, डेप्थ इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। जो चीज पूछने वाला है वो आपको मैं बता रहा हूं। वो ये है बस कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला, डोंट नीड टू लर्न द फॉर्मूला। डेप्थ इज इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1/रूट अंडर 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस 0.5 का मतलब वही है। क्लियर, क्लियर है। ठीक। अब इसमें कोई लड़का बोल देगा कि भाई ये रो क्या चीज है, तो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ चार्ज, है ना। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ चार्ज और म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ चार्ज, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ चार्ज। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, और म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है, जो कि इन जनरल भी हमारा होता है, वही चीज यहाँ पे वो भी है। इस वजह से किसी को ज्यादा, देखो फॉर्मूला तो नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बस ये आपको रिलेशन पूछेगा, रिलेशन मैंने आपको बता दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा लगा मुझे रो और म्यू क्या होता है वो बता दिया। ठीक, चलो आगे। इलेक्ट्रोड्स इज नॉट कंज्यूम्ड इन केस ऑफ, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड होता है, दो टाइप के वेल्डिंग होती है हमारे पास। एक ऐसी वेल्डिंग होगी जिसमें आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाएगा, एक ऐसी वेल्डिंग होगी जिसमें आपका इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं दो टाइप से वेल्डिंग की, एक TIG और एक MIG। इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें हम लोग बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG MIG, केवल फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। सेकंड थिंग, जो TIG रहता है ये क्या रहता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल। और जो MIG रहता है ये क्या रहता है, कंज्यूमेबल। अपन लोगों ने जनरली जो हमारे घर के आसपास जो भी फैब्रिकेशन का वर्क करते रहते हैं उसके यहाँ जो देखा होगा, तो एक पतली सी स्टिक निकले रहती है, वो लोग एक क्लैंप पे फंसा करके एक पॉजिटिव को उसमें कनेक्ट करना, जो भी आप मतलब जो भी जिसको आप वेल्डिंग करते उसको चार्ज बोलते हैं, उसमें लगाना, सेकंड इसमें उसको फिट करके वेल्डिंग करते हैं और वो कंज्यूम होते जाती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, कंज्यूम होते जाती है।
तो बेसिकली दो टाइप की अपने पास वेल्डिंग है, टीआईजी, एमआईजी। कौन सी वेल्डिंग है जिसमें कंज्यूम नहीं होता है? तो टीआईजी वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है। ठीक, यहाँ भी हम लोग ने एक दो, तो तीसरा तो आंसर ही है। तो दो तीन चीजें हम लोग ने यहाँ पे भी सीखी। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर, स्पॉट वेल्डिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? थिन मेटल शीट, रफ एंड इरेगुलर सरफेस, और कॉस्टिंग ओनली। किसके लिए यूज करते हैं? तो स्पॉट वेल्डिंग तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें? थिन मेटल शीट्स में। यहाँ तक कि हमारी जो कार्स रहते हैं, कार्स की जो जो बॉडी रहती है उसमें भी क्या रहता है? स्पॉट वेल्डिंग रहता है। आपका जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की भी जो बॉडी आप देखोगे पीछे पे, तो आपको उसमें स्पॉट वेल्डिंग नजर आएगी। ठीक है ना? तो कुछ कुछ दूर में, पर्टिकुलर एक डिफाइंड डिस्टेंस के दूरी में इन लोग क्या करते जाते हैं? उसमें वेल्डिंग करते जाते हैं। ठीक, स्पॉट ऐसे एक मेटल का वो रहेगा, दूसरा मेटल रहेगा, ऊपर से इलेक्ट्रोड आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। थोड़े थोड़ी देर में आगे बढ़ते जाएगा और आप क्या करते जाओगे? वेल्डिंग करते जाओगे। क्लियर है? तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहाँ पे है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया कार वगैरह में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। स्पॉट वेल्डिंग जो होती है हम लोग करते हैं जनरली, ये 500 एम्पियर तक की करंट लेता है, वोल्टेज बहुत कम लेता है, करंट 5000 एम्पियर तक, इवन ये 12000 एम्पियर तक का इतना हाई करंट भी ले सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट है। क्लियर? चलो, इंडक्शन हीटिंग इज पॉसिबल। देखो यार, सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा ही बता देगा कि जहां भी इंडक्शन की बात आ रही है, मीन्स वहां पे आप बात कर रहे हो किसकी? वहां पे आप बात कर रहे हो ऑल्टरनेटिंग करंट की। जहां भी ऑल्टरनेटिंग करंट, तो केवल और केवल वर्क करेगा किस पे? ओनली वर्क ओनली ऑन एसी सप्लाई। इट वर्क्स ओनली ऑन एसी सप्लाई। क्लियर? अगला बोल रहा है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईएसआई द मैक्सिमम। अच्छा ठीक, क्वेश्चन कई सारे हैं क्या? अच्छा ठीक है, दो ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये किसके हैं? एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड आई रूल्स के ऊपर है, पर ठीक है, आया है तो बात कर लेते हैं। एक सब सर्किट में मैक्सिमम कितना लोड आप लगा सकते हो? एक सब सर्किट में आप मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हो? तो मैक्सिमम आप 800 वाट का लोड लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके आई रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक, कोई हमसे कह दे कि जो मेरा सब वो है, कनेक्शन है, वो क्या है? जो क्या करना चाहिए? पावर सर्किट है। सब सर्किट के लिए तो 800 वाट हो गया। वहीं पे हमसे कोई पूछ दे पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए ये हो जाता है 3000 वाट। ठीक, ये वो वाला चैप्टर कराऊंगा जब, तो वहां भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां तो बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना काफी है इसमें। ठीक है, एक और ये भी है, इसको देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईएसआई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट, फैन एंड सॉकेट आउटलेट दैट कैन बी कनेक्टेड टू वन सब सर्किट इज। तो भाई एक सब सर्किट में मैक्सिमम जो हमारे जैसे ये बनता है, बोर्ड बनाते हैं ना हम लोग घर के अंदर, स्विच बोर्ड वगैरह, उसके अंदर आप कितना मैक्सिमम कनेक्शन रख सकते हो? तो मैक्सिमम आप उसमें 10 रख सकते हो। कितना रख सकते हो? 10 रख सकते हो। और कितने वॉट तक के? 800 वाट। तो 10 स्विचेस, है ना, 10 पॉइंट्स, मैक्सिमम ऑफ 800 वॉट्स। और अगर हमसे कोई पूछ दे कि भाई पावर सर्किट में कितना, हमसे कोई पूछ दे पावर सर्किट में कितना, तो पावर सर्किट में आप मैक्सिमम 2 पॉइंट रख सकते हो। मैक्सिमम 2 पॉइंट, 3000 वॉट। क्लियर? चलते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपके पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, और जो लोग इसको बाद में देख रहे होंगे वो लोग भाई क्या कर लेना, जिसे जिस जो क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल रहते हैं 2x में देखना, जैसे मेरी तो आदत रही थी, मैं 2x में ही पढ़ लेता था। ठीक है ना? क्योंकि देखो, पढ़ाई तो हमने कर ली है, हम तो कर रहे हैं यहाँ पे रिविजन, है कि नहीं? तो रिविजन के लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप वहाँ पे जल्दी जल्दी कर सकते हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लें। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन सीम वेल्डिंग इज। सीम वेल्डिंग में हम कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? रोलर इलेक्ट्रोड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, लाइट कवर्ड इलेक्ट्रोड और बेयर वायर्ड इलेक्ट्रोड। तो भाई
जो सीम वेल्डिंग है वो हम उसमें क्या यूज करते हैं, रोलर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, अब रोलर इलेक्ट्रोड क्या चीज है, तो देखो रोलर इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा है, एक ये दो रोलर हो गए हमारे पास, यही दो हमारे इलेक्ट्रोड है, और ये एक जा रहा है एक, और दूसरा कुछ और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये दो ओवरलैपिंग जो शीट्स हैं उसकी क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड करेगा उस पे। दो ओवरलैपिंग शीट है, उस शीट्स है उसके ऊपर क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग हमको प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, दूसरी बात क्या, देखो ये इलेक्ट्रोड हमको कैसे नजर आ रहे हैं भैया, ये इलेक्ट्रोड हमको सर्कुलर नजर आ रहे हैं, सर्कुलर इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या है, ये रोटेट करते हैं, सर्कुलर एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोलर इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, सर्कुलर और रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो ओवरलैपिंग शीट्स के ऊपर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली वेल्डिंग करने के काम आते हैं। दूसरा चीज इसमें क्या, देखो ये अपनी जगह पे फिक्स है ना, तो ये क्या होगा, प्रेशर जो होगा इसमें, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन आप जब चाहो इसको क्या दो, सप्लाई दो, और जब चाहो नहीं दो, जब आप इसको सप्लाई दोगे तब वो वेल्ड करेगा उतने, तो जहां नहीं दोगे वहां वेल्ड नहीं करेगा। तो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, बट जो करंट है वो क्या है, इंटरमिटेंट है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, करंट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रोलर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारे लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, चलो आगे। आगे बोल रहा है इन आर्क वेल्डिंग बाय डीसी सप्लाई। ठीक, अब देखो जो वेल्डिंग अपन करते हैं ना, वो अपने पास दो सप्लाई होती है, फर्स्ट एसी सप्लाई और दूसरा डीसी सप्लाई। तो अगर हम लोग डीसी सप्लाई का यूज कर रहे हैं तो कितने वोल्टेज की हमको रिक्वायरमेंट होती है, कितने वोल्टेज की, तो अगर डीसी है तो डीसी के अंदर हमको कम वोल्ट लगेगा, ये 50 to 60 यहाँ पे वोल्टेज। वही अगर सेम चीज हम लोग किसमें करेंगे, एसी सप्लाई में काम करेंगे, तो एसी सप्लाई में हमको ये कितना लग जाएगा, अराउंड 100 वोल्ट, 100 to 120 वोल्ट। क्लियर, तो एसी में बोलेगा तो क्या लगना है, एसी में भैया वोल्टेज ज्यादा लगना है, डीसी में बात करेगा तो डीसी में क्या है, वोल्टेज अपने को क्या लगना है, कम लगना है। क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट थिंग, अ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। हम लोग वेल्डिंग जब करते हैं तो हम लोग वहां पे जनरेटर अगर यूज कर रहे हैं तो उस जनरेटर का, अच्छा नाम नहीं पूछ रहा है किस टाइप का होना चाहिए, वो नहीं पूछा, ठीक, ठीक है, अच्छी बात है, बट कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या है उसकी, पहला कह रहा है उसकी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, थर्ड कह रहा है स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग कोई भी डीसी जनरेटर यूज कर रहे हैं फॉर एसी वेल्डिंग, तो पहली बात तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है भैया मैं यूज करता हूं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मिलती है हमको, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने से क्या फायदा है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने का मतलब है क्या, देखो मैंने आपको शुरुआती बताया कि जब भी आप वेल्डिंग करने जाओगे तो वेल्डिंग में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका वोल्टेज भले कम है लेकिन करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हमको हाई करंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, हाई करंट देखने को मिलती है और वोल्टेज कम रहता है, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो यहाँ से आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग कौन से जनरेटर का यूज करते हैं, तो जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं भाई डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने से हमको क्या फायदा है, तो हमको वहां पे हाई करंट देखने को मिल जाएगा, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन एमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड।
हम लोग कौन से में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, अभी तो डिस्कस किए थे। अभी तो डिस्कस किए थे ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। टंगस्टन गैस इनर्ट, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग टिग और मिग वेल्डिंग, है ना, समझ आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ शीट, ठीक, टी इज द थिकनेस ऑफ शीट, द टिप डायमीटर फॉर स्पॉट वेल्डिंग इज यूजुअली, थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ शीट कितना है हमारा, टी, तो डायमीटर का टिप क्या होगा, टिप डायमीटर इस प्रोपोर्शनल कह लो या ऑलमोस्ट इक्वल टू कह लो थिकनेस ऑफ शीट होती है, शीट थिकनेस, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट मॉडर्न मेथड फॉर फूड प्रोसेसिंग इज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आजकल बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने लगे हैं इसका, और ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इसका हम लोग यूज करना बहुत ज्यादा चालू कर दिए हैं, क्या बोलना चाहिए, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, इवन हीटिंग, इवन हीटिंग का मतलब कोई भी, अब समझ लो हम लोग ने क्या क्या चालू किया, एक लौकी रख दिया किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो भी अपने पास है उसके अंदर लौकी रख दिया, अगर हम लोग उसको स्टोव गैस तवे पे रखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे से गर्म होना चालू होगा, बाद में जाके ऊपर गर्म होगा, बार बार पलटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो उसके अंदर आपको यूनिफॉर्म हीटिंग या इवन हीटिंग देखने को मिलेगी, इवन हीटिंग और यूनिफॉर्म हीटिंग, यूनिफॉर्म हीटिंग, हर जगह हर एक पार्ट क्या होगा, बराबर तरीके से गर्म हो रहेगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें देखने को मिलेगी ये होगी फास्ट प्रोसेसिंग टाइम, फास्ट प्रोसेसिंग टाइम, तो जो भी खाना है वो क्या होगा, बहुत जल्दी प्रोसेस्ड होगा, जल्दी बन जाएगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। if f is the frequency then the dielectric loss is proportional, तो बहुत सिंपल है यार, ये तो आप लोग ऐसे ही जानते होंगे कि अगर f फ्रीक्वेंसी है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है हमारा p जो है, पावर लॉस जो है वो किसका होता है, v स्क्वायर 2 पाई f c लैम्डा अपॉन, नहीं हाँ इतना ही, अपॉन कुछ नहीं, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कई बार फॉर्मूला आप देखने को मिलेगा आपको, इस 2 पाई एफ की जगह क्या लिख देगा, इस 2 पाई एफ की जगह आपको लिख देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है ना। तो भी उसका मतलब क्या होगा, कोई बोलेगा कि अरे सर यहाँ तो ओमेगा रहता है, फ्रीक्वेंसी तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या आप ओमेगा को लिखते क्या लिखते हो, 2 पाई एफ ही तो लिखते हैं, है कि नहीं, ये लिखते हैं ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच थिकनेस कैन स्टील बी वेल्डेड यूजिंग स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, हम लोग ने भी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस की बात की थी, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसका, ज्यादातर हम लोग इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा हाई करंट भी ये ले लेता है, और मैक्सिमम कितने थिकनेस तक की हम लोग इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं, तो ये तो भाई एकदम स्टैटिक टाइप का आंसर हो गया, 12 mm तक के, मैक्सिमम 12 mm थिक स्टील की जो शीट होती है उसको हम लोग यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, क्लियर है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग लैम्प हैज मैक्सिमम बर्निंग आवर्स, मतलब सबसे ज्यादा समय तक हम लोग ने ये एक एलईडी लैंप लिया, एक इनकैंडेसेंट लैंप लिया, एक मेटल हैलाइड लैंप लिया, एक सीएफएल लिया,
सबको एक साथ चालू कर दिया और चालू करके छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा देर तक कौन जलेगा? तो अभी के समय में तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हो कि जो एलईडीज हैं, एलईडीज की जो क्या कहना चाहिए, जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, एलईडीज की लाइफ कितनी है? तो 40,000 घंटे तक के वो क्या कर सकती हैं? एलईडीज जल सकती हैं। क्लियर? इनकैंडेसेंट लैम्प की कितनी? तो 1000 भी नहीं होगी इनकैंडेसेंट लैम्प, है ना। इनकैंडेसेंट लैम्प क्या है? 1000 भी नहीं है। सीएफएल करीबन 8000 से 10,000 तक के, मैं लिख ही दूं क्या? लाओ मैं लिख देता हूँ। इनकैंडेसेंट लैम्प ये हो गई आपकी 1000 आवर। 1000 भी जल गया तो बहुत है। ठीक, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प जो पहले के समय में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में यूज करते थे, है ना। पहले टाइम अपन स्ट्रीट लाइट में यूज करते थे, तो ये भी थोड़े ड्यूरेबल थे। 3000 आवर तक के, आप इसको आंसर मार्क कर लेना। ये एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लमसम आसपास होगा, है ना। मर्क्यूरी वेपर लैम्प, ये अच्छे लैम्प थे। मर्क्यूरी वेपर लैम्प, मर्क्यूरी वेपर लैम्प आपके 7500 आवर्स तक, 7500 से 8000 9000 अगर आ रहा है उस रेंज के बीच में, तो आप इधर टिक मार देना। फिर आप हेलोजन लैंप ले लो। हेलोजन जो आप शादी पार्टी में जाते हो, बहुत ज़्यादा हाई लाइट देता है, एकदम गर्मी कर देता है, कीड़े उसी में घुसे पड़े रहते हैं। ठीक, ये कितना? तो ये इसके बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती, ये भी 2000 आवर तक के ही वर्क करेगा, उसके बाद ये भी खराब हो जाता है। ठीक है। CFL हम लोग ने बात किया अभी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL भी क्या है? ये 8000 से 9000 तक के, 8000 से 9000 आवर्स तक के ये वर्क करेगा। फिर मैं आपको एलईडी तो बताया ही, एलईडी जो है हमारी ये कितना 40,000 आवर तक के जलेगी। ठीक, तो ये आपका एक डाटा हो गया, और यहाँ से आपके जैसे ये क्वेश्चन बना है वैसे ही इसमें से हर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। हर किसी का जो लाइफ है, हर किसी की जो लाइफ है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि भैया इनकैंडेसेंट लैम्प कितना देर जलेगी, सोडियम वेपर लैम्प कितने देर तक जल सकता है ना, मर्क्यूरी वेपर लैम्प कितना देर जल सकता है, ये सब पे। साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी भी पूछेगा, एफिशिएंसी भी पूछेगा। तो एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है आगे, इस वजह से अभी नहीं बता रहा, जब आगे अपन उसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। ठीक, तो नोट कर लो, तब तक मैं पानी पी लूँ। अपने हो गए हैं 26 क्वेश्चन, अराउंड 25-26 और होंगे। ठीक, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, है ना। मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा एकदम आपको बेहतरीन बेहतरीन ढूंढ करके, और जरूरी नहीं कि 100 ही कराऊंगा यार, अच्छे और मिल गए तो और भी करा दूंगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन? किस जगह पे आपको सबसे कम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन चाहिए? तो डिस्प्लेज में चाहिए, फाइन एनग्रेविंग में चाहिए, रेलवे प्लेटफॉर्म में चाहिए, ऑडिटोरियम में चाहिए। तो रेलवे प्लेटफॉर्म में हमको हमारी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उसके हिसाब से लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन की जरूरत इन सब में से यहाँ पे ही पड़ेगी। ठीक है, इन सब में से यहाँ पे ही पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन ना यहाँ से भी बनता है कि आपके हाउस होल्ड में कितना होना चाहिए, तो 100 से 140 होना चाहिए। ठीक है, ऑडिटोरियम्स में कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रीज में 1000 होना चाहिए, है ना। तो ये सब पे क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन है जो वैल्यूज है आपको वो याद रहनी चाहिए, मैं वैल्यूज जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आते जाएंगे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो। द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस, अरे आइए यार देखो, द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस इज इन द रेंज ऑफ, घर के अंदर जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है वो कितना होना चाहिए? तो 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 100 से 140 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आपका रहेगा। तो आपके घरों में आपको क्या होना, इतना रहता है। ठीक, अगर वही हम लोग बात करें ड्राइंग हॉल की, जहाँ ड्राइंग्स वगैरह बनाए जाते हैं,
तो ड्राइंग हॉल्स में आपको ये देखने को मिलेगा 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। सेकेंड थिंग, आप एक इसमें और एक इंक्लूड कर लो कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे भाई सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है, प्लस बहुत बड़ा एरिया है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आपको 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इतनी आपकी इल्यूमिनेशन आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 0 watt lamp consumes no power about 5 to 7 watt power, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो हम लोग घर में ना एक हम लोग बोलते हैं 0 वाट, 0 बल्ब ला दो, 0 बल्ब। अरे भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पावर कंज्यूम नहीं करती है, हर एक चीज़ पावर कंज्यूम करती है। वो भले कम करती है, वो इतनी कम कर रही है कि अपन उसको मानते ही नहीं है। तो कितनी पावर कंज्यूम करती है? तो ये कंज्यूम करती है 5 से 7 वाट पावर को। 5 to 7 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड बाई ए 0 watt लैम्प। ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये एक बार एसएससी में पूछा हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा, बट मेरे को लग रहा है एसएससी में पूछा हुआ था। एक मिस हो गया क्या? द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या चीज है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स मैंने आपको बताया ये क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये होती है फाई। और फाई क्या है? फाई को मैंने आपको बताया क्यू बाई टी। क्यू मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि क्यू क्या है? ल्यूमेन आवर, ल्यूमेन आवर। टाइम किस में होगा भाई? टाइम होगा आवर में। तो फाई किस में हो जाएगा? फाई की जो यूनिट होगी वो किस में हो जाएगी? तो आवर से आवर कैंसल, बचा क्या? ल्यूमेन। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक। और ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब तो आप लोग जान ही रहोगे, एकदम सिंपल सी चीज है। बट ये सब छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी, और इस ल्यूमिनस एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। ठीक। अब चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर, भाई सबका तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका है। मैं आपको तरीके के साथ पूरा जो फॉर्मूला है, फार्मूले के साथ क्या सिंबल क्या सिंबल, उसका क्या एक, जैसे कि अब कोई आपसे जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही पूछेगा ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, सॉरी ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। हाँ, ल्यूमिनस एनर्जी की भी तो यूनिट पूछ सकता है कोई आपसे, है कि नहीं? सिंबल पूछ सकता है कोई आपसे, तो सब चीज हम लोग को पता रहना चाहिए, है ना? सही बात है कि नहीं? है ना? ठीक। स्टर्डियन, सॉलिड एंगल, ये सब चीज हो गया। हाँ, अब आप इसमें से अभी बता सकते हो जैसे स्टर्डियन किसकी यूनिट है? तो स्टर्डियन हो गई हमारी सॉलिड एंगल की, स्टर्डियन सॉलिड एंगल। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप लोग बताओ यार, लक्स किसकी यूनिट है? लक्स किसकी यूनिट है? मैंने आपको बता दिया, स्टर्डियन है सॉलिड एंगल की, कैंडेला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमेन हम लोग ने देख लिया किसकी है, ल्यूमिनस फ्लक्स की है, और लक्स किसकी है? लक्स किसकी है? हम लोग ने इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ा, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा। किसकी है? ये है इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन। ठीक। तो ये हर एक चीज का हमको यूनिट पता होना चाहिए, हर एक चीज का हमको सिंबल पता होना चाहिए। इल्यूमिनेशन डिनोटेड बाई ई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिनोटेड बाई आई, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन फिलामेंट लैंप। देखो हम लोग ने पहला क्वेश्चन बनाया था जिसमें क्या था, डिस्चार्ज लैंप था, उसमें हम लोग यूज करते थे
ये आयनाइजेशन कर देते थे। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे कौन सा लैंप है, फिलामेंट लैंप है, फिलामेंट लैंप में तुरंत आपको सोचना है, आपके घर में जो पहले के लैंप लगे रहते थे तो उसमें क्या यूज होता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फिलामेंट लैंप जो रहते थे उसकी क्या होती थी, एफिशिएंसी भी बहुत कम होती थी, बहुत ज़्यादा हाई, 100 वाट का बल्ब हम लोग घर में यूज़ किया करते थे। अभी आप अगर 100 वाट का एलईडी अपने घर में यूज़ करोगे, इतना ज़्यादा ग्लेयर क्रिएट करेगा कि आपको जो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट है, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो इल्यूमिनेशन मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर यूज नहीं करते, पीएच मीटर यूज नहीं करते। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में हम लोग ने बात किया था अभी, कि कोई भी चीज कैसी नजर आती है, कोई भी रोटेटिंग चीज, कोई भी घूमती हुई चीज हमको किसी जो लाइट जल रही है पर्टिकुलर, उसके इन्फ्लुएंस हमको ऐसा लगेगा या तो वो स्टेशनरी है या तो वो एक्चुअल में उस जितनी स्पीड है उससे काफी कम में घूम रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको किसमें देखने को मिलेगा, सीएफएल वगैरह जो फ्लोरोसेंट लैंप है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट किसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, तो भैया हमारे जो इनकैंडेसेंट लैंप है, भले बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं लेकिन वो क्या रहते हैं, बहुत उसके अंदर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इल्यूमिनेशन हमको मेजर करना है तो भैया लक्स मीटर का आप यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी यूनिट है, अभी मैंने आपको बताया कैंडेला किसकी यूनिट है। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है हमारी कैंडेला। ल्यूमिनस फ्लक्स हम लोग ने अभी भी देखा क्या था, ल्यूमेन था। वेवलेंथ तो भाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही है, अब तो हर्ट्ज में ही है, तो ये होगी हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्लियर। कैंडेला इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बहुत सारे और क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है आई, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या क्या इसका सिर्फ एक कैंडेला ही यूनिट है क्या, तो नहीं। तो आई जो है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, आई इज इक्वल टू पाई बाई डब्ल्यू। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब हम लोग याद करने का, मेरा याद करने का तरीका क्या है, आई फाई, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स आ गया, ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट ल्यूमेन। अगला हम लोग आते हैं किसमें, आई में, आई इज इक्वल टू फाइव बाई डब्ल्यू, फाइव की यूनिट क्या है, ल्यूमेन, और डब्ल्यू क्या होता है, स्टर्डियन। स्टर्डियन की स्पेलिंग बदल दूंगा तो भाई सही कर लेना, है ना। तो ल्यूमेन पर स्टर्डियन, और इसी को आप क्या बोलते हो, कैंडेला, इसी को आप क्या कहते हो, कैंडेला। थर्ड चीज हम लोग ने बात किया इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। जनरली मेरे को ना हमेशा कंफ्यूजन होती थी कि इल्यूमिनेशन की जो वो है सिंबल है वो आई होता है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इल्यूमिनेशन क्या होता है, पाई अपॉन ए, ये क्या होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या आप जो कहते हो क्या, लक्स, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, तीनों का जो रिलेशन है, एक रिलेशन भी है ई आई के बीच में, उसको भी हम लोग बात करेंगे, ई इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर, एक कोर्स पढ़े थे ना। चलो, ल्यूमेन पर वॉट इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन पर वॉट किसकी यूनिट है, लाइट फ्लक्स की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ब्राइटनेस की, या ल्यूमिनस एफिशिएंसी की, तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी की है, कितना ल्यूमेन दे रहा है पर वॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, वो हमारा क्या होता है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहलाता है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट वेवलेंथ, अभी मैंने आपसे पूछा भी था सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग, विबग्योर, विबग्योर में जो सबसे आखिरी है रेड, दैट इज रेड, इसकी जो वेवलेंथ है वो करीबन होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक। सबसे जो लोवेस्ट होती है वो क्या होती है हमारी, सबसे जो लोवेस्ट है ये होती है हमारी वॉयलेट, क्या है, वॉयलेट है, ये कितना देखने को मिलेगा आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम।
अब इसके बाद ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, मतलब अगर किसी को याद नहीं है तो कैसे करना बता रहा हूँ मैं। 4000 है तो सबसे अगला इंडिगो कितना होगा, ये 4500 ले लो, ठीक। इसके बाद ये जो बी है ये कितना होगा, हमारा ब्लू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 मान लो, ठीक। लमसम है, लमसम है, कहीं में देखा कहीं सी बुक में 4250 लिखा होगा, ये 4750 होगा, तो मैं आसपास का बता रहा हूँ आपको। वैसे ही जो आपका ग्रीन है वो कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा, ठीक। येलो है वो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा आसपास, ये हो जाएगा आपका 6500, ठीक। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबके आसपास का बता रहा हूँ। अगर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पता है, मतलब वॉयलेट का पता है और रेड का पता है, तो आप क्या कर सकते हो, सभी का निकाल सकते हो। और ये सब जो वैल्यूज है ना, ये आसपास की वैल्यूज है, और एग्जाम में इतना क्लोज क्लोज वैल्यूज नहीं देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझ आ रही है मेरी बात, इतनी क्लोज क्लोज वैल्यू आपको नहीं देने वाला कि कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ, इसमें एक और चीज, एक और चीज क्या, ये जो ग्रीन है, जो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 5500, लगभग 5500। ये क्या होती है, जो ह्यूमन आई होती है उसकी सेंसिटिविटी, ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम एट 5500 एक्स्ट्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रीन कलर के लिए जो ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में पूछ देगा तो 5500, ठीक। अब इसमें से आपको किसी का भी वेवलेंथ पूछ दे, लमसम आपको सबको मालूम चल गया, 4000 से चालू करना, 5000 पे खत्म हो जाना, ठीक। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी। अब ल्यूमिनस एफिशिएंसी हमको पता है, यूनिट क्या होगा, ल्यूमेन पर वॉट होगा। दूसरी चीज, क्यों भाई हम लोग सिर्फ फ्लोरोसेंट ट्यूब पे क्यों देखेंगे, सभी का देख लेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग कहाँ से, हम लोग बात करते हैं आर्क लैंप से, जो हमारे आर्क लैंप होते हैं। आर्क लैंप में आपको देखने को मिलेगा इसमें 9 ल्यूमेन पर वॉट तक के, 9 से 10, 9 to 10 ल्यूमेन पर वॉट। आर्क लैंप के बाद भाई हम लोग के पास आया इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप थोड़ा बेटर थे, तो इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी 10 से 14 ल्यूमेन पर वॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इससे बेटर आया सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, या बड़े बड़े साइज में, ठीक। इसको आपको देखने को मिलेगा 40 से 50 ल्यूमेन पर वॉट। ये लमसम है ना, किसी बुक में ज्यादा बोल देगा, कहीं पे कम बोल देगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। वैसे ही हमने एक और बनाया मर्क्यूरी, ऐसे हम लोगों ने क्या बनाया, मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो कोई भी वेपर लैंप हम जब भी बोले तो इसको भी आपको ये लमसम 40 ल्यूमेन पर वॉट। फिर हम लोग ने क्या बनाया, फिर भाई हम लोग ने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बनाया, और फिर इससे बढ़िया बना दिया हम लोग ने एलईडी। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है हमारे, ये हमारे कितने से कितना काम करेंगे, तो 50 से 90 ल्यूमेन पर वॉट, इतनी एफिशिएंसी है इसकी। और एलईडी की तो बहुत ही ज्यादा है, 120 से 200, आजकल तो उससे भी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू। जस्ट
ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम more than 90% of total light flux is made to fall directly on the working plane with the help of deep reflector। तो 90 से लेकर 100 तक की जो लाइट अगर आपके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग। अभी रिसेंट में एक 2021 में हुआ था यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम, उस पर इसके क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन वहां पे बना था। तो डायरेक्ट का पूछ सकता है, इनडायरेक्ट पूछ सकता है, सेमी इनडायरेक्ट पूछ सकता है ना, और जनरल जो है उस पर पूछ सकता है। तो सबकी वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबकी वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्ट से। डायरेक्ट जो है ये 90 से लेके 100% तक का ये आपको लोअर हेमस्फीयर में दिखने को मिलेगा। ठीक, मतलब जितनी लाइट जो है वो पूरी की पूरी नीचे की तरफ गिरेगी, आप ही की तरफ आने वाली है। मतलब इसका कहाँ से जरूरत ज्यादा है, जहां पे आपको ज्यादा लाइट की जरूरत है, मीन्स आपका यूज कहाँ पे होगा, तो ये आपका यूज होगा कहाँ पे, ये आपकी यूज होगी इंडस्ट्रीज में। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है ना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा दे रहा हूँ। बाकी क्या होगा आपका 0 to 10 अपर हेमिस्फीयर में चले जाएगा। ठीक, अगले की हम लोग बात करते हैं, अगले हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट में क्या होता है, 0 से लेके 10% जो रहता है ये रहता है इन लोअर हेमिस्फीयर। बाकी जो है ये 90 से 100 से लेके 90% जो रहता है ये रहता है इन अपर हेमिस्फीयर। अब ये कहाँ यूज हो रहा है, देखो लाइटिंग जो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए, या कोई ऐसी जगह पे हम लोग लाइटिंग बना रहे हैं, जैसे कि आपके घर में लाइट चले जाती है तो क्या करते हो, तुरंत ऐसे मोबाइल निकालते हो, लाइट जला के ऐसे ऊपर की तरफ फोकस करते हो, आप किसी के सामने ऊपर डालते हो क्या, आप ऐसे ऊपर दीवार की तरफ डाल रहे हो। दिस मीन्स दैट आपने जो पूरी की पूरी जो लाइट उसके अंदर से निकल रही है उसको आपने कहाँ छोड़ दिया, ऊपर की तरफ, अपर हेमिस्फीयर पे, आपके मोबाइल फोन के ऊपर, उसके नीचे कोई लाइट आपने डायरेक्ट नहीं फोकस की, पूरी की पूरी ऊपर गई, तो वो क्या होती है, इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज ऐसी जगह पे होगा, पहली चीज तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए अपने घरों में हम लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। दूसरा ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं चाहते कि शेडो आए, आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गई है ना, कोई भी टाइप की ड्राइंग आप मान लो, इवन जो पेंटिंग वेंटिंग जो भी करते हैं वो सब में भी आपको अगर शेडो नहीं चाहिए तो आपको इनडायरेक्ट लाइटिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको कह लो कहाँ पे, ड्राइंग ऑफिसेस में, ड्राइंग ऑफिसेस में आप इसका यूज करते हो। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, सेमी डायरेक्ट की बात की जाए, सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट क्या है, तो भाई सेमी डायरेक्ट में 10 से 40% हमारे कहाँ रहेगा, ये रहेगा हमारे लोअर में, लोअर हेमिस्फीयर आप खुद से लिख लेना। और बाकी जो हमारा बचा क्या, 60 से 90%, सॉरी 10 से 40%, नहीं सेमी डायरेक्ट गलत हो रहा है, सेमी डायरेक्ट गलत हो रहा है, सेमी डायरेक्ट तो 90 आना चाहिए ना, डायरेक्ट में 90 से 100, ठीक, फिर यहाँ आएगा 90, 60 से 90, सॉरी ठीक है, 60 से 90 लोअर में, और यहाँ चला जाएगा क्या 10 से 40, 10 से 40, 100 करना है ना बेसिकली हम लोग को बस, तो ये हो जाएगा 10 से 40 अपर में, अपर हेमिस्फीयर में। ठीक, ये बात हो गई आपकी सेमी डायरेक्ट की। ठीक, सेमी डायरेक्ट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, देखो हम लोग अपने घर में तो इंडस्ट्रीज वगैरह में क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर लिए डायरेक्ट लाइटिंग को।
सेमी डायरेक्ट जो रहेगी वो ऐसी जगह यूज की जाती है जैसे गोडाउन्स हो गए या कोई ऐसे रूम्स हो गए, ऑडिटोरियम्स हो गए, जहाँ पे जो लाइटिंग है वो क्या है, ग्राउंड से बहुत हाइयर हाइट पे लगी हुई है। ठीक है ना। तो इसका हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं रूम विथ हाई सीलिंग्स में, रूम्स विथ हाई सीलिंग। ठीक है। अगले हम लोग बात करते हैं सेमी डायरेक्ट हो गया, अब हम लोग अगला देख लेते हैं सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट 10 से 40 लोअर और 60 से 90 अपर। यूज क्या है भाई, तो यूज है आपका डेकोरेटिव पर्पस, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। ठीक। और लास्ट हो गया हमारा क्या, जनरल। जनरल जनरल में क्या है, 40 to 60% इन बोथ हेमिस्फीयर। क्लियर। तो ये है हमारा जो हमसे एग्जाम में हर एक पॉइंट पे और उसके क्या यूजेस हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा हमको समय तो लगा बट हमने बहुत सारी चीजें यहां से देखी। ठीक है ना। क्लियर। डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजर कहाँ यूज किया जाता है, ग्लेयर को रोकने के लिए। ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। आप ऐसा याद कर सकते हो कि डायरेक्ट हो गया 90 से 100, सेमी डायरेक्ट हो गया 60 से 90, फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा जनरल 40 से 60, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी इनडायरेक्ट 10 से 40 और फिर इनडायरेक्ट 0 से 10। आप ऐसे भी याद कर सकते हो या जैसा आपको चार्ट बन जाए, जैसा आपने फ्लो बना लिया उस तरीके से, जैसा भी आपको सही है। ठीक है। चलो बहुत हो गया क्वेश्चन के ऊपर समय, अगले की बात करते हैं। द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाई द नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड सरफेस विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। ये तो भाई लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, सोचना समझना नहीं है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ है ये। ठीक। क्या कहता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ कह रहा है कि भैया कि जो आपका इल्यूमिनेशन है ना, ई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक। E is directly, illumination directly proportional to luminous intensity, illumination is inversely proportional to distance between both of them, है ना। ठीक। 1 लक्स, 1 लक्स कितना होता है, तो 1 लक्स क्या है, लक्स बेसिकली है क्या, तो लक्स है क्या भैया, लक्स जो है ये हमारे किसकी, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का यूनिट है। इल्यूमिनेशन मतलब ई, ई मतलब क्या, ई मींस फाई अपॉन ए, फाई मतलब क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बता रही बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। अगला, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज द लैंप एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड एज, अभी 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 हम लोगों ने देखा था लैंप एफिशिएंसी, हम लोग ने लिखा भाई आर्क लैंप के जो होते हैं वो क्या होते हैं, 9 से 10 होता है। हमारा इनकैंडेसेंट लैंप हो गया 10 से क्या हो गया 14 हो गया। मर्क्यूरी वेपर लैंप जो हो गया हमारे क्या हो गया 40 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ल्यूमेन पर वॉट। तो इनके यूनिट क्या थी, इनकी यूनिट थी ल्यूमेन पर वॉट, वही तो हमसे पूछ रहा है, ल्यूमेन पर वॉट। क्लियर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A fluorescent tube of 20 watt has a luminous flux of, luminous flux निकालना है हमको, न्यूमेरिकल है वैसे तो आएगा नहीं बट ठीक है देख लेते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस एफिशिएंसी इनटू पावर रेटिंग, याद रखना। इनटू पावर रेटिंग, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है।
ल्यूमिनस एफिशिएंसी, भाई कौन सा है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितनी होती है, तो सर फ्लोरेसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी लगभग 40 होती है। ठीक, पावर रेटिंग कितनी है, 20 है। ठीक, 4 to 8, 800। ये होती कितनी है, बेसिकली ये होती है, हम लोग एग्जैक्टली तो पता नहीं है, तो ल्यूमिनस जो सॉरी क्या कर, जो एफिशिएंसी है ये 40 भी हो सकती है, ये 60 भी हो सकती है, तो ये कितना होगा 1200। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 800 से 1200 के बीच में। कौन सा आंसर आ रहा है भाई 800 से 1200 के बीच में, 800 से 1200 के बीच में 950। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। कोई भी वाला पूछेगा, आर्क लैम्प के लिए पूछ ले, इनकैंडेसेंट लैम्प के लिए पूछ ले, है ना, एलईडीज के लिए पूछ ले, एलईडीज में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा, 120 से लेकर 200 ल्यूमेन पर वॉट, कि नहीं, बट जो भी है आंसर आएगा ऐसे ही आएगा। ठीक, आगे, A photocell is illuminated by a small bright source placed in 1 meter away। ठीक है, एक फोटोसेल है, उसको हम लोग इल्यूमिनेट किए एक स्मॉल ब्राइट सोर्स से, जो कि कुछ कुछ मीटर अवे था। When the same source of light is placed 2 मीटर अवे, देखो भाई पहले 1 मीटर अवे था, अब 2 मीटर अवे कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने कर दिया डिस्टेंस को डबल। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ ई, इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन बन जा चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अब ये कह रहे हैं कि बीच का डिस्टेंस पहला एक था, अब 2 कर दिया, डबल कर दिया, डबल करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ आर 1/4 ऑफ न्यूमरस, ऑप्शन नंबर 4, और 1/4, एक 1/4 हो गया इसका, है कि नहीं, बहुत सिंपल। आगे, फिलामेंट लैंप नॉर्मली ऑपरेट्स एट अ पावर फैक्टर ऑफ, फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप बोलते ही टंगस्टन फिलामेंट लैंप दिमाग में आना चाहिए। कोई चोक लगा है क्या भाई, नहीं लगा। अगर चोक लगा होता तो क्या हो जाती, क्योंकि चोक इज हाईली इंडक्टिव इन नेचर, दैट्स व्हाई द पावर फैक्टर इज लैगिंग, है ना। चोक कॉइल जो भी हम लोग बनाते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली इंडक्टिव इन नेचर होती है, और पावर क्या करती है, वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस कर देती है, लैगिंग पावर फैक्टर कर देती है उसके अंदर। अपने को चाहिए क्या भाई, अपने को चाहिए कि लैगिंग पावर फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कोई भी ऐसा लैंप रहेगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप भी है, उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक कैपेसिटर यूज करते हैं। उस कैपेसिटर का काम क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द चोक कॉइल। ठीक, तो फिलामेंट लैंप के अंदर पावर फैक्टर क्या होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, और वो होती है यूनिटी। ठीक है, अगर यूनिटी का नहीं दिया है ऑप्शन, तो आपको जो सबसे पास हो सकता है लैगिंग में, मतलब 0.1 लैगिंग या लीडिंग में, उसको आपको पिक करना है। वैसे तो जनरली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा यूनिटी। क्लियर, आगे, द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड अपॉन, कोई टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ शेल पे, साइज ऑफ लैंप पे, या टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पे। तो वही आंसर है हमारा, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। आप उसको कितने ज्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर पे वो ऑपरेट हो रहा होगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। ठीक है ना, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन आर्क लैंप इज कॉमनली यूज्ड इन, ये सब क्वेश्चन बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। तो कार्बन आर्क लैंप का हम लोग यूज करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर्स के अंदर, यूज है सिंपल, बस यूज है, बहुत कम इसकी एफिशिएंसी होती है, बट हम लोग इसका यूज करते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर्स के अंदर किया जाता था, आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट बुक्स हमारे वही हैं और वही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है कि। नेक्स्ट इज ग्लेयर इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है भाई, इंक्रीजिंग द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप, इंक्रीज यूजिंग डिफ्यूजर, अभी मैंने आपको अच्छा डिफ्यूजर का यूज करके हम लोग ग्लेयर को कम करते हैं, यूजिंग रिफ्लेक्टर टू कट ऑफ द लाइट एट सर्टेन एंगल। ठीक, क्या ऑल ऑफ द अबव, अभी हम लोगों ने इसकी बात की तो क्या सिर्फ यही आंसर है क्या नहीं, ग्लेयर क्या चीज है, ग्लेयर हमारे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जहां तक कि हम लोग की लाइट को देख पाते हैं, जिस वेवलेंथ तक के, अगर उस वेवलेंथ की लाइट आपको डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो ग्लेयर है ना।
जैसे कि हम लोग इस किसमें जो हमारा स्टूडियो है, स्टूडियो में 6 7 कम से कम 7 से 8 लाइट जलती रहती है, ठीक है। कंटिन्यूअसली हम लोग इस स्क्रीन को भी देखते हैं जो कि ग्लो कर रहा है, ठीक। और वो 8 लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट क्रिएट कर देती है, उस वजह से हमको क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो दैट डिस्कम्फर्ट इज कॉल्ड ग्लेयर। कोई भी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो किसी लाइट सोर्स की वजह से, तो उसको हम लोग ग्लेयर कहते हैं। अब उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है भाई, आप इसको दूर लगा दो, जितना आप दूर लगा दोगे तो ई की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़िया, अच्छा है। या तो आप उसको रिफ्लेक्टर यूज करो, उसको किसी सर्टेन एंगल में कट कर दो कि आपको डायरेक्टली वो आइस पे फॉल ना करे, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आप एलईडीज देखना, आपके घर में जो एलईडीज रहती है ना, उस एलईडी के जो शुरुआत सामने के जो वो रहते हैं कैप टाइप के रहते हैं, वो क्या एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, क्या नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, ओपेक रहते हैं। ऐसी कुछ स्पेलिंग होता है ना, ओपेक, OPEQUE ऐसे कुछ होगा स्पेलिंग, स्पेलिंग मेरा उतना ठीक नहीं है अभी। तब से ये हम लोग ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन आ गया ना व्हाट्सएप में, इंस्टा में, कीबोर्ड में, तब से स्पेलिंग का पूरा लग गया है। कुछ भी हम लोग याद नहीं कर पाते हैं स्पेलिंग में, ठीक। तो वो ओपेक रहता है, मतलब वो विजिबल नहीं होता, मिल्की सा रहता है, मिल्की मिल्की सा, है ना। किस लिए, लेयर को कम करने के लिए। चलो आगे। सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, स्टर्डियंस, स्टर्डियंस W मैंने आपको बताया। क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, है ना, एक में किसी में यूनिट में आ गया था, इस वजह से तुरंत बन गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट, अरे यार नहीं मत बनाओ, क्वेश्चन मत बनाओ, इसको स्किप कर लो, ठीक है। लंबा है, बन तो जाएगा बट लंबा है, मीन्स टाइम टेकिंग है। और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको नहीं बनाना है यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू सॉल्व अ लॉट मोर क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप इसको 5 मिनट दोगे तब ये बन जाएगा, ठीक, 5 मिनट दोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन इस 5 मिनट में आपके बाकी जो 5 क्वेश्चन के जो लॉस होगा, क्योंकि ये 5 मिनट देने के बाद आपको एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी जगह आप इसके आगे बढ़ जाओगे, 5 क्वेश्चन और बना लोगे, ठीक। यहाँ के लिए, इस एग्जाम के लिए नहीं है ये। आगे, टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 60 कैंडल पावर, फ्लक्स एमिटेड, ठीक है, ये तो निकाल लेंगे हम लोग, कैलकुलेटर है हमारे पास एग्जाम में, है ना। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स एमिटेड, टोटल फ्लक्स हमको निकालना है और 60 कैंडल पावर दिया हुआ है, ठीक, 60 CP और फ्लक्स, फॉर्मूला क्या है, अपने को फॉर्मूला पता है क्या, देखो हम लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है कि नहीं किया तो ध्यान नहीं आ रहा, बट यार किया तो होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, अभी डिस्कस कर लेंगे, मेरे ख्याल से तो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। टोटल फ्लक्स जो होता है हमारा 4π×CP, ठीक है, तो 4π×60, 6 4 240, 240 × π, 240 × 20, 22/7। सॉल्व करोगे तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं आने वाला, ये आंसर नहीं आने वाला, अब या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है, ऑप्शन नंबर 4 आ सकता है। तो हम लोग करेंगे अपने कैलकुलेटर का यूज, है ना, कैलकुलेटर करते हैं, 4 × 3.14 × 60, 753.6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक। आपके जो एग्जाम में आएगा मे भी हो सकता है कि पाई की वैल्यू से कटने उठने वाला नंबर दे देगा, तो आपको एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, 4π × CP। अब मुझे लग रहा है कि अपन ने इसको डिस्कस नहीं किया था,
शायद दूसरी जगह पे बात कर रहा हूँ मैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 4 पाई इंटू सीपी कैंडल पावर। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। एक दफा तो न्यूमेरिकल आने का चांस इल्यूमिनेशन और ये सब चैप्टर पे तो काफी कम है, बट स्टिल जो एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल है उसको अपन कर सकते हैं, है ना। द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प illumination at a 0.5 meter below a lamp of lux इतना, द कैंडल पावर ऑफ द लैम्प। कैंडल पावर कैसे निकालेंगे हम लोग? तो illumination का फॉर्मूला, illumination इज इक्वल टू कैंडल पावर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सीपी अपॉन आर स्क्वायर। कैंडल पावर कितना है? कैंडल पावर ही तो नहीं है, सीपी है हमारे पास, सीपी तो निकालना है। इल्यूमिनेशन है 6 लक्स और दोनों के बीच 5 25 4 टाइम्स 100 और 2 150 ऑप्शन नंबर सी। फिर तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको, है ना। ठीक, तो ये रहा हमारा 50th क्वेश्चन और यही मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके आगे कुछ है क्या? है जस्ट हेलो, बस क्लास लेके आ रहा हूँ। हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग लैम्प हैज द मैक्सिमम बर्निंग आवर्स? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने भी अभी बात किया था। सबसे ज्यादा कौन लाइट, कितने ज्यादा लाइफ किसकी ज्यादा है? तो एलईडी की थी। एलईडी की कितनी थी? 40,000 आवर्स। इनकैंडेसेंट लैम्प तो 1,000 में ही नहीं पड़ जाते हैं, है ना। CFL की कितनी थी? तो CFL की 8,000 से 10,000, 8,000 से 9,000 के बीच बीच में आवर्स के बीच में थी। ठीक है, चलिए तो हो गया हमारे ये 51 क्वेश्चन हुए। ठीक, एक हम लोग ने बीच में छोड़ा 50 क्वेश्चन। तो हम लोग ने अपने इस पार्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक और पार्ट लेके आऊँगा, उसमें आपके लिए इससे और अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इल्यूमिनेशन के देखे थे, तो कुछ हम लोग ने ट्रैक्शन वगैरह के नहीं देखे हैं, है ना। तो ट्रैक्शन के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वेल्डिंग के देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें और भी हैं। ठीक, चलिए तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मिसलेनियस हैं जिसमें सबको दिक्कत जा रही है, अब उसको तो एटलीस्ट मैं कराने की कोशिश आपको करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, अच्छे से तैयारी करिए।